बायोलॉजी के पार्ट 2 में आप लोगों को स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जाकर वहां आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीव जगत का वर्गीकरण जो है इसको R.H. विटेकर ने 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को 5 जगतों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमिलिया में बांटा है। ठीक है, तो R.H. विटेकर ने 1969 ईस्वी में जीव जगत का वर्गीकरण किया था, जिसमें 5 किंगडम 5 जगतों में उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में बांटा है। अब हम एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव और एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव और एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। ठीक है, और मोनेरा के जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। नीलहरी शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका इंग्लिश रूप ये है साइनोबैक्टीरिया। तो मोनेरा में एग्जाम्पल याद रखना है, कौन कौन, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, मोनेरा के अंतर्गत। उसी तरह 2 नंबर में है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन जीव को रखा गया है, यूकैरियोटिक जीव और एक कोशिकीय जीव। तो यूकैरियोटिक जीव और एक कोशिकीय जीव, मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव को रखा गया था, और लेकिन वहाँ पर प्रोकैरियोटिक जीव था। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव है और एक कोशिकीय जीव है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, प्रोटिस्टा क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया। तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या हुआ, शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना। ठीक है, उसके बाद है फंजाई, फंगी, कवक। तो कवक के अंतर्गत कौन कौन से जीव को रखा गया है, यूकैरियोटिक जीव और बहुकोशिकीय जीव और कोशिका भीति युक्त। इसमें तीसरा शब्द आ गया कोशिका भीति। कोशिका भीति ऊपर में तो 2 गो में नहीं पढ़े थे, मोनेरा और प्रोटिस्टा में कोशिका भीति क्यों नहीं पढ़े थे, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो एग्जाम्पल है, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, इनमें से जो एग्जाम्पल है, इनमें से कोशिका भीति किसी में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा में हम कह सकते हैं कि कोशिका भीति जो है किसी किसी में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। जैसे जीवाणु और नीलहरित शैवाल में कोशिका भीति पाया जाता है, किसमें, जीवाणु में और नीलहरित शैवाल में। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भीति नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह प्रोटिस्टा का जो एग्जाम्पल है, शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, इनमें से सिर्फ शैवाल में कोशिका भीति पाया जाता है, सिर्फ शैवाल में ही पाया जाता है। और प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना में कोशिका भीति नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम कोशिका भीति को नहीं लिखे हैं। तो याद रखेंगे कि जीवाणु में और नीलहरी शैवाल में कोशिका भीति पाया जाता है, जबकि माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। उसी तरह शैवाल में कोशिका भीति पाया जाता है, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कवक में जितने भी एग्जाम्पल ये लिखे हैं, ईस्ट, मशरूम, पेंसिलियम, तो इन तीनों में कोशिका भीति पाया जाता है। ठीक है, तो कवक के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल होंगे सब में कोशिका भीति पाया जाएगा। तो कवक के अंतर्गत कौन कौन जीव आएंगे, यूकैरियोटिक जीव और बहुकोशिकीय जीव।
मोनेरा में क्या देखे थे, मोनेरा प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव को रखा गया था, लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव था, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव। सिर्फ मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक जीव है, बाकी जो चार वो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों में यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा में ही पाया जाएगा। तो फंजाई के अंतर्गत यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव और कोशिका भित्ति सेल वाल पाया जाता है, किसमें, कवक में। और कवक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। ठीक है। उसके बाद है प्लांटी। प्लांटी अर्थात पौधा। ठीक है। तो प्लांटी में कौन कौन जीव आएंगे, यूकैरियोटिक जीव और बहुकोशिकीय जीव और कोशिका भित्ति युक्त। ठीक है। तो इसमें भी, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक जीव को और बहुकोशिकीय जीव को और कोशिका भित्ति युक्त को रखा गया है, जैसे कवक में था उसी तरह प्लांटी में। ठीक है। और इस प्लांटी से नामे से प्रसिद्ध है कि ये इसमें सभी पौधे आ जाएंगे। ठीक है। जितने भी पौधे हैं सब प्लांटी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो प्लांट पौधा में यूकैरियोटिक जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है और कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन एनिमेलिया में लास्ट 5 है एनिमेलिया, इसमें यूकैरियोटिक जीव तो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये याद रखना है कि जो जितने भी एनिमल है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑल द एनिमल्स, मतलब सभी जंतु, जितने भी जानवर है, जितने भी जंतु हैं, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। मतलब जितने भी जानवर हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है। लेकिन प्लांट में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मोनेरा में कौन कौन, एग्जाम्पल याद रखना है कि मोनेरा में जीवाणु, नीलहरी शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा। जीवाणु और नीलहरी शैवाल में पाया जाता है कोशिका भित्ति, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। उसी तरह प्रोटिस्टा हो गया, शैवाल में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना में नहीं पाया जाता है। ठीक है। फंजाई का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, और इस तीनों में कोशिका भित्ति पाया जाएगा। उसी तरह प्लांटी हो गया, प्लांट जितने भी पौधा है सभी में कोशिका भित्ति पाया जाएगा। यूकैरियोटिक जीव है और बहुकोशिकीय जीव होते हैं प्लांट। और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक जीव है, बहुकोशिकीय जीव है और कोशिका भित्ति का इसमें अभाव रहता है, अर्थात सभी जंतु, जितने भी जंतु हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किनको कहेंगे, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक न्यूक्लियस का अभाव होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया गया था, मोनेरा में, और मोनेरा में ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखेंगे कि केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, अर्थात केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सभी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है आदि में पाई जाती हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस में, वहाँ भी देखे थे मोनेरा वाला में, जीवाणु, नीलहरी शैवाल आदि पाई जाती हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जो होता है वो जीव द्रव काला, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है कहा जाता है। तो जो श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, श्वसन वो कहाँ होता है, जीव द्रव काला में,
जीव द्रव काला को ही प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वो जीव द्रव काला में होता है। ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 20S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 20S प्रकार का। और कभी कभी पूछ लेता है कि जो 20S प्रकार के राइबोसोम है इसका सब यूनिट क्या है, तो इसका 20S प्रकार का सब यूनिट 30S और 50S है। अब 70 है तो ये मत जोड़ने लगिएगा कि 30 और 50 80 है मतलब गलत है, नहीं। 20S है, इसका सब यूनिट क्या है, 30S और 50S। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वो जीव द्रव काला में होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। सूत्री अर्थात जिसको माइटोसिस भी कहा जाता है और अर्धसूत्री को मियोसिस भी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम, कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय जिसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है, अंतःप्रदवी जालिका और लाइसोसोम आदि का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब पाया जाता है, क्रोमोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम। तो ये पाया जाता है, जबकि अभाव किसका होता है, कौन नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका और लाइसोसोम का क्या होता है, अभाव होता है। यहाँ पर एक बात देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जितना क से स्टार्ट हो रहा है सब पाया जा रहा है एक राइबोसोम को छोड़कर। जैसे क्रोमोसोम में क आया, कोशिका भित्ति में क आया, कोशिका द्रव क आया, कोशिका झिल्ली क आया। तो इस तरह से जो क से स्टार्ट हो रहा है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एक एक्स्ट्रा याद कर लेंगे कि राइबोसोम जो होता है वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अभाव किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, हरित लवक का, गोल्जी काय का, अंतःप्रदवी जालिका का और लाइसोसोम का। इसमें किसी कहीं से भी क नहीं आ रहा है। तो जो अगर क से स्टार्ट हो रहा है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये ट्रिक है। अभी ये मतलब सोचने लगना कि ये क से कोई भी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्रोमोसोम था, कोशिका भित्ति था, कोशिका द्रव था, कोशिका झिल्ली था, तो ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जा रहा है। एक राइबोसोम भी है। ठीक है। बाकी सब ये नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका और लाइसोसोम का अभाव होता है। तो इतना था प्रोकैरियोटिक। चलिए अब आइए पढ़ लेते हैं यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक पढ़ने के बाद दूसरा है कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक में क्या पढ़े थे कि केंद्रक का अभाव होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है जिसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है।
यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी जंतु एवं वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, मानव, जानवर आदि में पाई जाती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस में पाया जाता है? सभी जंतु, वनस्पति जैसे पेड़ पौधा हो गए, मानव हो गए, जानवर। और यूकैरियोटिक पढ़ाए भी थे वहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम पढ़ाए थे कि यूकैरियोटिक जो है वो मोनेरा को छोड़कर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया सभी में यूकैरियोटिक पाया जाता है, सिर्फ मोनेरा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसमें प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं समझ में आ गया। ये सभी जंतु, वनस्पति में, पेड़ पौधा, मानव, जानवर, कवक सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम देखे थे? 70S। और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। 80S प्रकार का जो राइबोसोम पाया जाता है इसका सब यूनिट्स हो जाएगा 40S और 60S। आगे बात समझ में, तो इसको याद रखेंगे। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन होता है। उसी तरह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जीव द्रव काला में होता था, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री माइटोसिस तथा अर्धसूत्री मियोसिस विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में हम लोग पढ़े थे कि सूत्री तथा अर्धसूत्री का नहीं पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि विभाजन होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाएं, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें सभी, जैसे इसमें हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में ये जो क से स्टार्ट हो रहा है राइबोसोम को लेकर, ये पाया जाता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाएं, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब पाया जाता है। ये जो क्रोमोसोम कोशिका भित्ति जितना है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाएं, ये सब पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति एक कठोर और निर्जीव संरचना है। क्या है? कोशिका भित्ति एक कठोर और निर्जीव संरचना है जो पौधों, कवक और जीवाणु में प्लाज्मा झिल्ली का बाहरी आवरण बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या है कि कोशिका भित्ति एक कठोर और निर्जीव संरचना है। याद रखेंगे कि कोशिका भित्ति जो होता है कठोर और निर्जीव संरचना है जो पौधों या कवक या जीवाणु में प्लाज्मा झिल्ली का बाहरी आवरण बनाने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना है। क्या करना है? आकृति प्रदान करता है किसको? कोशिका को। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करता है। कौन? कोशिका भित्ति। उसी तरह कुछ नोट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन हम इसी वीडियो में नीचे 20 गो क्वेश्चन है जो यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं उसी से रिलेटेड है, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो जीवाणु और नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइन जिसे म्यूरिन कहा जाता है की बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जीवाणु और नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइन की। ठीक है, जीवाणु और नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति
पेप्टिडोग्लाइन की बनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु और नीलहरी शैवाल की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइन की। ठीक है, उसके बाद जितने भी पौधा है पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, जितने भी पादप पेड़ पौधा है वो सब उसकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी हुई है। माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना और सभी जंतु में कोशिका भित्ति का अभाव रहता है अर्थात नहीं पाया जाता है। ये पहले ही पढ़ा चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा जैसे हम बतला चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे छोटी जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। कौन होती है? कि सबसे छोटी जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी जीवाणु कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? तो पादप के भी कोशिका भित्ति सब सेलुलोज से ही बनी होती है और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है। ठीक है, तो आइए आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि 20 क्वेश्चन है और आप लोग आंसर बताइए अगर पढ़ लिए हैं तो। पहला है कि 5 जगत वर्गीकरण में किस एकल जगत में नीले हरे शैवाल और जीवाणु और माइकोप्लाज्मा सम्मिलित हैं। तो बताना है कि जो 5 जगत वर्गीकरण है वो किस एकल जगत में अर्थात किस जगत में नील हरी शैवाल और जीवाणु और माइकोप्लाज्मा सम्मिलित है। जो एग्जाम्पल हम बताए थे वही बताना है कि मोनेरा में ये पढ़ाए थे नील हरी शैवाल जीवाणु और माइकोप्लाज्मा की। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है कि कौवा का एग्जाम्पल है कि एनिमेलिया का है। तो ये हम पढ़ाए थे मोनेरा वाला में। मोनेरा का एग्जाम्पल था नीले हरे शैवाल जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय हरे शैवाल को किस जगत में शामिल किया गया है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पर लिखे हैं नीले हरे शैवाल, ये अलग है, और यहाँ पर लिखे हैं शैवाल हरे शैवाल, तो ये अलग है। अगर नीले हरे शैवाल कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। और हरे शैवाल किसके अंतर्गत पढ़े थे? हरे शैवाल या सिर्फ शैवाल कहें तो ये पढ़े थे प्रोटिस्टा के अंतर्गत। देख लीजिए एक बार, जैसे यहाँ पर मोनेरा के अंतर्गत जो एग्जाम्पल था जीवाणु नील हरी शैवाल, यहाँ पर आ गया तो नील हरी शैवाल मोनेरा के अंतर्गत था और सिर्फ शैवाल जो था वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत था। ठीक है, तो इसका हरे शैवाल किस जगत में शामिल किया गया है? प्रोटिस्टा में, और नील हरी शैवाल मोनेरा में। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। इसमें दिया है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी? जो 5 किंगडम अभी हम लोग पढ़े हैं वो किसने दिया है? लैमार्क ने दिया है, डार्विन ने दिया है, विटेकर ने दिया है और रस्तु ने दिया है। किसने दिया है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर कि RH विटेकर ने 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत में बांटा है। किसमें बांटा है? 5 जगत में। तो किसने ये दिए थे? तो ये विटेकर साहब ने दिए थे। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिए थे? विटेकर ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? अभी तक जितने भी हम 5 किंगडम पढ़ाए हैं उनमें कहीं भी चर्चा विषाणु का नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि विषाणु को किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि न हम प्रोटिस्टा में पढ़ाए हैं, न मोनेरा में, न एनिमिलिया में, न कवक में और न ही प्लांटी में। तो विषाणु को क्यों नहीं शामिल किया जाता है? क्योंकि ये जो होता है विषाणु
पहले इसका आंसर लगा देते हैं कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, तो ये किसी में नहीं शामिल किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं, सुन लीजिए। विषाणु जो होता है ये जीवित शरीर में पहुंचने के बाद सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं। कैसा कि अगर विषाणु जो है वो जीवित शरीर में अगर पहुंच जाते हैं तो सजीव के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में विषाणु जो है स्वतंत्र अगर इसी तरह खुला में अगर है तो वो निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं। आगे समझ में, अगर शरीर में पहुंच गया है जीवित शरीर में तो सजीव के समान लक्षण उसका प्रकट करेगा, अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो निर्जीव के समान व्यवहार करता है। तो इसीलिए विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको, विषाणु को क्या माना जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माना जाता है, बीच के कड़ी माना जाता है। किसको, विषाणु को, कि ये अगर सजीव के भी भांति कार्य कर रहा है और निर्जीव के भी, तो इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जो विषाणु, तो इसलिए विषाणु को किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी में नहीं। 5 जगत जो विटेकर साहब दिए हैं उनमें किसी में विषाणु को शामिल नहीं किए हैं। ठीक है, और क्यों नहीं किए हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन हैं। ये हम बताए भी थे कि इसको याद कर लीजिएगा। तो अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। अगर बड़ा कोशिका किसका होता है तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। तो छोटा पूछा है कि सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं किसका होता है तो माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, ये हम पढ़ाए थे, देख लीजिए यहाँ पर कि सबसे छोटी जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, तो 6 नंबर अब देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यह भी पढ़ाए थे कि जो कवक की कोशिका भित्ति सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। और यहाँ पर पढ़ाए थे कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है 7 नंबर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। अब ये बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है, केंद्रक होता है। क्या इसमें नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में हम पढ़ाए थे कि केंद्रक नहीं होता है। उसके बाद जितना हम क वाला पढ़ाए थे कि जैसे कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, और एक बताए थे कि राइबोसोम ऐड कर लीजिएगा, तो ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। केंद्रक शुरू में ही पढ़ाए थे कि केंद्रक का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे ये फर्स्ट लाइन था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का नहीं होता है। उसके बाद 8 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं वो किस में पाई जाती हैं, कवक में पाई जाती हैं कि मोनेरा में कि प्रोटिस्टा में कि एनिमेलिया में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सिर्फ एक ही जगत में पाया जाता है और वो किस में, मोनेरा में। बाकी जो 4 गो है उसमें यूकैरियोटिक पाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बताए थे कि मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीव पाया जाता है, बाकी
प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सिर्फ मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक जीव पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो सिर्फ मोनेरा में। ठीक है, बाकी तीनों में यूकैरियोटिक। सेलुलोज किसकी सेलों में पाई जाती हैं? जंतु में, बैक्टीरिया में, कवक में, पौधे में। तो किस में? तो सेलुलोज जो होता है वो पौधे में, क्योंकि जो यहाँ पर हम पढ़ाए थे कि पादप, पादप अर्थात पौधा। ठीक है, पौधा जगत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो पादप में, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो वही पूछ रहा है कि सेलुलोज किसकी सेलों में पाई जाती हैं? तो पौधे के सेलों में कोशिका भित्ति सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद है 10 नंबर, नील हरी शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो नील हरित शैवाल का है, या जीवाणु के भी कोशिका भित्ति जो होता है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइन की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पढ़ाए थे कि जीवाणु और नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी? पेप्टिडोग्लाइन, जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है, की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइन की बनी होती है इस जीवाणु और नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे है 11 नंबर, प्रोटोजोआ किसका उदाहरण है? मोनेरा का है, कवक का है, प्रोटिस्टा का है, एनिमेलिया का। तो किसका है लोग बताइए? तो प्रोटोजोआ जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे कि प्रोटिस्टा का उदाहरण है। किसका? प्रोटिस्टा का। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर प्रोटोजोआ ये है, ये प्रोटिस्टा का उदाहरण है। तो प्रोटिस्टा का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा का उदाहरण है। उसके बाद 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर में है कि मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम मोनेरा का है कि कौवा का है, प्रोटिस्टा का, प्लांटिक है। तो जो मशरूम है वो किसका है? कौवक का। किसका? कौवक, क्योंकि मशरूम में ही कौवक, मशरूम का एग्जाम्पल जो था, कौवक का एग्जाम्पल मशरूम था। देख लीजिए कि कौवक में एग्जाम्पल क्या था? ईस्ट था, मशरूम था और पेनिसिलियम था। तो कौवक का या फंजाई, फंगी का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। तो मशरूम किसका उदाहरण है? कौवक का। ठीक है, उसके बाद अमीबा किसका उदाहरण है? तो अमीबा किसका उदाहरण है? तो ये प्रोटिस्टा का है। किसका है? प्रोटिस्टा का। जैसे देख लीजिए प्रोटिस्टा वाला में हम पढ़ाए थे, प्रोटिस्टा वाला में अमीबा, शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा। यहाँ गया तो अमीबा किसका उदाहरण है? प्रोटिस्टा का। तो वही पूछे हैं कि अमीबा किसका उदाहरण है? तो प्रोटिस्टा का। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, किस जगत में यूकैरियोटिक जीव तथा बहुकोशिकीय जीव तो होते हैं लेकिन कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अर्थात कोशिका भित्ति सेल वाल नहीं पाया जाता है? तो सिर्फ ये लास्ट वाला पढ़ाए थे और वो था एनिमेलिया, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा में किसी किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। उसी तरह फंजाई में तो पढ़ाए थे कि कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्लांटी में भी पाया जाता है, लेकिन एनिमेलिया में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। उसमें यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे देख लीजिए एनिमेलिया में यूकैरियोटिक जीव और बहुकोशिकीय जीव तो होते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति क्या होता है? अभाव होता है। किसमें? जंतु वाला में, अर्थात एनिमेलिया में। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का अभाव किस में होता है? एनिमेलिया में। ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किस में होता है? और बोले थे कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जो होता है वो किस में होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि जीव द्रव काला में होता है कि राइबोसोम में होता है कि लाइसोसोम में होता है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर पढ़ाए थे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जीव द्रव काला में होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 60S, 70S, 80S और 90S। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है वो किस प्रकार के पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? प्रोकैरियोटिक में देख लीजिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में 20S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होगा? 20S प्रकार के। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो 20S प्रकार के। ठीक है, उसी तरह है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है? 30S, 50S, 70S या 80S। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार के पाया जाता है। इसे यहाँ पर पढ़ाए थे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है कि किस कोशिकाओं में अर्धसूत्री मियोसिस विभाजन होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, दोनों में, किसी में नहीं। तो जो हम पढ़ाए थे कि जो अर्धसूत्री या सूत्री विभाजन जो होता है वो किस में होता है? वो होता है यूकैरियोटिक में। किस में? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और ये यहाँ भी पढ़ाए थे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री तथा अर्धसूत्री का विभाजन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में पढ़ाए थे कि सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ हम पूछे हैं कि विभाजन होता है तो ये यूकैरियोटिक में हो जाएगा। अगला 19 नंबर है कि लाइसोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, दोनों में कि किसी में नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि लाइसोसोम जो है किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, क्योंकि क से सब था तो वो प्रोकैरियोटिक में, एक राइबोसोम को लेकर प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में तो सब पाया जाता है, जितना भी क से है चाहे ऐसे भी है नाम, वो सब यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो लाइसोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम का क्या होता है? अभाव रहता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं पाया जाता है। उसके बाद है राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, दोनों में या किसी में नहीं। तो राइबोसोम तो हमें बोले थे कि प्रोकैरियोटिक में अलग से याद कर लीजिएगा। तो ये तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। जब प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है तो यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। तो इसलिए राइबोसोम जो है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए इसमें राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में भी लिखवाए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में सब पाया जाएगा। और तो इसका राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किस में होता है? जीव द्रव काला में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि राइबोसोम में होता है कि क्रोमोसोम में होता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किस में होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।